नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी हैं। मैं ये वादा करती हूं कि आपसे जुड़े हर विषय को यहां पर रखूंगी, बगैर किसी द्वेष के, बगैर किसी इफ और बट के। और यह भी वादा करती हूं कि यहां न्यूज की पाठशाला में पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आई हूं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस किस पर लगेगी क्लास। पाठ नंबर 1, पत्रकारिता और राजनीति की क्लास। टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर पर जानलेवा हमला जो हमने देखा है उसे ध्यान में रखते हुए आंदोलन के बीच लिंचिंग पर उतारू भीड़ की तस्वीर आज आपको दिखानी जरूरी है। फिर पार्ट नंबर 2, राजनीति शास्त्र की क्लास। आंदोलन जरूर कीजिए, लेकिन देश को नेपाल कैसे बना देंगे आप? संसद भवन को उखाड़ने, मोदी को मारने की बात कहां से ले आएंगे आप? और फिर आएगा पार्ट नंबर 3, राजनीति और आंदोलन की क्लास। हर आंदोलन में बार बार वही चेहरे कहां से आ जाते हैं? आंदोलन जीवित चरित्र की पड़ताल वाला चैप्टर आपके सामने रखूंगी मैं। और फिर आएगा पार्ट नंबर 4, संसदीय राजनीति की क्लास। मॉनसून सत्र का पहला दिन, राहुल बोले कमेंट नहीं करना, कॉकरोच का साथ दें या नहीं, कांग्रेस क्या कंफ्यूजन में है। और उधर गणपति की मूर्ति का आकार कैसे बढ़ रहा है, सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले देखिए दिन भर का रिवीजन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर 27 जुलाई को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन के निर्देश दे दिए हैं। कहा मामले पर नहीं चाहते हम कोई राजनीति। संसद परिसर में राहुल और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सोर्सेज बता रहे हैं यूपी चुनाव में गठबंधन पर बातचीत भी हुई। नीट की परीक्षा पर फिर उठे सवाल। कई छात्रों ने लगाए रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप। केजरीवाल और अखिलेश ने सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार का बड़ा ऐलान। 1 सितंबर से सरकारी कामकाज में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल जरूरी। केंद्र और दूसरे राज्यों के साथ बांग्ला और हिंदी भाषा में होगी बात। लखनऊ के जवाहर भवन में लगी भयंकर आग। 10th फ्लोर पर सरकारी ऑफिस में लगे आग से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। लगातार 9वीं रात अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक। दुनिया पर हॉर्मुज संकट और गहरा गया है। ईरान ने भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी है। ट्रंप ने कहा अब रुकेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पत्रकारिता और राजनीति की क्लास। टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर पर जानलेवा हमला। आंदोलन के बीच लिंचिंग पर उतारू भीड़ की तस्वीर आपको दिखाऊंगी। आपने आज पूरे दिन टीवी पर तरह तरह की तस्वीरें देखी होंगी और उन तस्वीरों की बानगी आपके सामने रख रही है। आप इन तस्वीरों को देख भी चुके हैं और मैं चाहती हूं एक बार फिर देख लीजिए। जंतर मंतर की तस्वीर, संसद की तस्वीर, अनशन तोड़ने वाली तस्वीर, अनशन तोड़वाने वाली तस्वीर, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली तस्वीर, ट्रैफिक जैम की तस्वीर, नकाबपोश पत्थरबाजों की तस्वीर, पुलिस पर हमले की तस्वीर, सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की तस्वीर, प्रोटेस्टर्स की तस्वीर, प्रोटेस्टर्स वहां पर इनकलाब जिंदाबाद कह रहे थे उसकी तस्वीर, प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए पहुंचे नेताओं की तस्वीर। लेकिन अब जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जिसे टाइम्स नाउ नव भारत की महिला रिपोर्टर्स ने न सिर्फ देखा बल्कि महसूस किया, उसे सहा है। रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है, क्योंकि ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा था, हजारों की भीड़ के बीच हो रहा था और देश की राजधानी में हो रहा था। ये सब उन लोगों की तरफ से हो रहा था जो ये कह रहे थे हम आंदोलन में शामिल हो रहे हैं,
हम छात्रों के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, हम खुद छात्र। आप देखिए, एक संजय पांडा है, वो लिख रहे हैं, रूबिका क्या तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ, मुझे शर्म आ रही है संजय पांडे, मुझे शर्म आ रही है मेरी इन सहयोगियों को इस तरीके से भीड़ तंत्र के आगे फंसे हुए देखकर। इनके बीच पहुंचे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये टाइम्स नाउ नव भारत की ज्योति है, मेरी सहयोगी है। क्या ज्योति का यही कसूर था कि वो एक महिला रिपोर्टर है? सोचिए आज क्या हो सकता था। और बहुत अगर मेरी ये सहयोगी इस भीड़ से डर गई होती तो आपने सोचा है क्या हो गया होता? शिक्षा क्रांति समझ रहे हैं आप? हमारी महिला सहयोगी की आवाज भीड़ के शोर में अगर दब गई होती तो क्या होता? सोचिए आज क्या होता अगर ज्योति ने भीड़ के सामने तन कर खड़े होने की हिम्मत ना दिखाई होती। खबर दिखाने के लिए ये पुलिस वाला है, ये डीसीपी है, जो ज्योति को एकदम ऐसे अपने आगोश में लिए आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर है कि उस पर पत्थरबाजी हो सकती है, ज्योति पर हमला हो सकता है। सोचिए आज क्या होता अगर मेरी सहयोगी ने हमले पर उतारू इस भीड़ को पछाड़ा ना हो। सोचिए आज क्या होता अगर मेरी सहयोगी के मोबाइल कैमरे में लाइव ये तस्वीरें रिकॉर्ड ना हो रही होती। आज क्या होता अगर ज्योति की मदद के लिए पुलिस को पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती? क्या होता अगर 2000 की भीड़ मेरी सहयोगी का पीछा करते हुए बैंक के अंदर घुस जाती? पुलिस ने फिलहाल घेरा बनाया। आप सुनिए, और मैं सच बता रही हूं आपको, ये अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं है। जो वहां घटना बीत रही थी, मैं आज आपको न्यूज की पाठशाला में वही तस्वीरें दिखाऊंगी। हम जो इनके वाजिब सवाल उठाने आए, इसके साथ एक बार फिर ये भीड़ तीसरी बार ये भीड़ वापस से बैंक के पास आ गई है। और यहाँ से मुझे लगता है शायद आप थोड़ा बहुत, अगर ये क्योंकि विजिबिलिटी कम है, देख पाए तो छात्र हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी तादाद में छात्र मौजूद हैं, 1.5-2 घंटे तक इनके बीच में मौजूद थी। और उसके बाद आखिरकार थक हार कर जब इन्हें समझाने बुझाने से कोई फायदा नहीं नजर आया तो हमें अपने कैमरा, अपनी टीम, अपने आप की सुरक्षा के लिए बैंक में अंदर आना पड़ा। और अब हम अंदर से बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि ये जो आप हरा शटर देख रहे हैं, ये बैंक का शटर है। और इस बैंक के शटर के उठते ही ये भीड़ यहाँ पर घेराबाजी करने लगती है। मैम, जब आप हमारे एटीएम के कैबिन में चली गई थी, उसके बाद फिर काफी ज्यादा प्रोटेस्टर्स हमारे ब्रांच के बाहर इकट्ठा हो गए थे, अराउंड 1000 के आसपास में होंगे। और हमें तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। इंस्टेंटली मैंने पीसीआर वैन को कॉल किया, बट वो भी आने में यहाँ उनकी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो ब्रांच के आसपास पहुंच सकते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी बहुत अगर वहां पे भीड़ थोड़ी कम हुई थी, फिर हमने कोशिश की कि आपको हम एटलीस्ट कम से कम ब्रांच के अंदर बुला लें ताकि आप एटलीस्ट सेफ हो जाएं। और ये प्रोटेस्टर्स इतने अग्रेसिव हैं कि वो बार बार वो सर्च कर रहे हैं कि मैम ब्रांच के इनसाइड में हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैम बाहर निकले तो कुछ ऐसी मिसहैपनिंग करने की चांसेस लग रहे हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि जब पुलिस सिक्योरिटी मिले तभी मैम यहाँ जाए तो बेटर होगा। हम आंदोलन कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे। टाइम्स नाउ नव भारत में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं, अपनी जिम्मेदारी जानता है, समझता है। हम वहां पर अपने सहयोगियों को ग्राउंड जीरो पर जो कुछ दिख रहा है उसे कवर करने के लिए, वहां पर मौजूद रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहां पर मेरी सहयोगी रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी। चारों तरफ से भीड़ उनको घेर लेती है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, तरह तरह के नाम पुकारे जाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं। क्यों? ऐसा क्या कर रही थी ज्योति? जो कर रही थी आपके सामने कर रही थी, सारी रिकॉर्डिंग आपके सामने हो रही थी। प्री कंसीव नोशन के तहत आप एक महिला को चारों तरफ से घेरते हैं, उसे डराते हैं, उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये
मीडिया कुछ और दिखाती है, मैं वही दिखा रही हूं जो ग्राउंड जीरो पर हुआ है। हर आंदोलन की एक नैतिक पूंजी होती है, आप समझिए। उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका तर्क, उसका संयम, उसका नैतिक साहस। और इतिहास गवाह है, जिन जिन आंदोलनों ने समाज को दिशा दी है, उन्होंने असहमति का सम्मान किया है, सवालों से डरे नहीं है, सवालों का सम्मान किया है और सामना भी किया है। मीडिया को अपना शत्रु नहीं माना है। लेकिन जब किसी आंदोलन में विचार की जगह भीड़ ले ले, तर्क की जगह गालियां और संवाद की जगह डराने धमकाने की संस्कृति आ जाए, तब आंदोलन अपनी नैतिक ऊंचाई खोने लग जाता है। आज मेरी सहयोगी के साथ जो हुआ, वो सिर्फ एक पत्रकार के साथ अभद्रता नहीं है, वो उस लोकतांत्रिक संस्कृति पर हमला है जिसमें पत्रकार का काम घटना स्थल से सच दिखाना होता है, ना कि किसी पहले से निर्धारित पटकथा का हिस्सा बनना। पत्रकार हूँ, ये युवा है जिनके लिए मैं आवाज, ये लोग कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। ये असली चेहरा कॉकरोच जनता पार्टी का असली चेहरा। मैं एक महिला पत्रकार हूँ। बताइए, मेरी सहयोगी वहां क्या करने गई थी? ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने गई थी। आपके प्री कंसीव नोशन, आपको सलाम। पहले महिला सहयोगी ज्योति को घेरा जाता है, गोदी मीडिया कहकर अपमानित किया जाता है, उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बैंक में शरण लेनी पड़ती है। सामने एटीएम दिखा, वो फौरन भागकर एटीएम में अपनी जान बचाने के लिए गई। वो तो भला हो दिल्ली पुलिस के डीसीपी सेंट्रल दिल्ली रोहित राजबीर सिंह का, कि वो और उनकी टीम ज्योति मिश्रा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। सुनिए। महिला पत्रकार हूँ। सर नीचे रखो, सर नीचे रखो, जाने दो, अंदर जाने दो, जाने दो, ये प्रोटेस्ट है, पुलिस ने फिलहाल घेरा बनाया है हमें बाहर निकालने के लिए। मैं सर नीचे कर रही हूँ क्योंकि ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या आप पत्रकारों को आवाज नहीं उठाने देंगे? पत्रकारों ने, हम जो इनके वाजिब सवाल उठाने आए हैं, मेरे कैमरामैन का हाल देखिए, ये तस्वीरें देखिए इनकी। पत्थर फेंक रहे हैं ये लोग हमारे ऊपर। ये भीड़ है, ये स्टूडेंट्स है। शेम, शेम। ये देखिए, पुलिस वालों पे पत्थर फेंका जो हमें बचाने के लिए इधर आए हैं। पुलिस वालों पे पत्थर, हम पे पत्थर। सड़क पर पत्थर देखिए, सड़क पर पत्थर दिख रहा है। हमें सर नीचे रखना पड़ रहा है और पत्थर नहीं मिल रहा है तो पानी की बोतलें सर पर फेंक रहे हैं ये लोग। ये आंदोलन जो है, ये कहीं से भी पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं लग रहा है। और मैं
ये वही मानसिकता है जिसने पत्रकारिता को तथ्यों से नहीं लेबल से परिभाषित करना शुरू कर दिया है। आप लेबल देंगे पत्रकारों, पहले पत्रकारों को एक खांचे में डाल दो, फिर उसके सवालों को खारिज कर दो, डीलेजिटिमाइज कर दो, फिर उसके कैमरे को दुश्मन घोषित कर दो। ये लोकतांत्रिक प्रतिरोध की भाषा नहीं है, इसे वैचारिक असहिष्णुता की भाषा कहते हैं। और विडंबना देखिए, जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ऊंचा दावा कर फिर रहे थे ना, ये डफली बजा बजा कर कि बोल के लब आजाद है, ये आप महिला के साथ करके कह पाएंगे कि चुल्लू भर पानी दूं जिसमें आप डूब मरेंगे? ऊंचे ऊंचे दावे करते हैं आजादी का, सहिष्णुता का, और कैमरे के सामने सबसे ज्यादा असहज कौन दिखाई पड़ते हैं? स्वतंत्र मीडिया आपको चाहिए नहीं, आपको अपनी विचारधारा की प्रतिध्वनि वाला एक इकोसिस्टम चाहिए, जो आपकी कथा दोहरा दे वो स्वतंत्र, और जो जमीन का सच दिखा दे वो गोदी। पत्रकारिता किसी आंदोलन के प्रचार की शाखा नहीं है सर। हमारा दायित्व किसी पक्ष का विस्तार करना नहीं है, घटनाओं का साक्ष्य प्रस्तुत करना है। वहां पर जो दिखाई दे रहा था, मेरी सहयोगी वही अपने कैमरा में कैद कर रही थी। अगर किसी आंदोलन को मीडिया से केवल वही कवरेज स्वीकार है जो उसके अनुरूप हो, तो समस्या मीडिया में नहीं है। आई एम सॉरी, उस आंदोलन के आत्मविश्वास में है। इट इज इन योर कॉन्फिडेंस। किसी महिला पत्रकार को घेर लेना, गालियां देना, उसे छिपने के लिए मजबूर कर देना, यह प्रतिरोध नहीं है, नैतिक दिवालियापन है, जहां विचार की हार को भीड़ की आक्रामकता से ढकने की कोशिश आप कर रहे हैं। आंदोलन तब तक आंदोलन है और जन आंदोलन है जब तक वो असहमति और स्वतंत्र पत्रकारिता दोनों का सम्मान करे। आप नहीं लेबल देंगे, आप नहीं सर्टिफिकेट देंगे। जिस दिन कैमरा से आप डरने लगे ना, उस दिन आत्ममंथन आंदोलन को करना चाहिए, हमें नहीं, पत्रकारों को नहीं। आप उनको हेल्प के लिए बुला लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से नहीं आ पा रहे। अच्छा, क्या मतलब? ब्लॉकेज की वजह से। अच्छा, इन लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं क्या आप पर? हाँ। तो इन लोगों के पास इतने पत्थर कहाँ से आए हैं? पता नहीं है, वो लोगों ने पहले से प्री प्रिपरेशन करके रखी होगी। मतलब निकलने नहीं दे रहे। हम लोग आ रहे थे, आधे रास्ते आए भी थे हम लोग, पर वो एक जगह पे हमारी पीसीआर को ही रोक दिया, यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। पत्थर वगैरह फेंकने लगे थे। अब सवाल है कि शिक्षा में सुधार के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें से क्या निकल कर आया? सुधार हम भी चाहते हैं। सरकार से, एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल लगातार हम भी कर रहे हैं। नीट के छात्राओं से, छात्रों से बातचीत, शोज हम भी कर रहे हैं, और आंदोलन में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, क्या इसको आप जायज ठहरा सकते हैं? अब ये आंदोलनकारी हुए या भीड़ तंत्र हुए? मेरे सारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका पहले तारुफ करवा देना चाहती हूँ। सबसे पहले ज्योति इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, और मेरे दो और सहयोगी, उनके पास जाऊं उससे पहले भावना और किशोर दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। भावना, किशोर और ज्योति दोनों आपको स्क्रीन पर, और दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे कैमरा पर्सन है, वो वहां पर मौजूद थे। ज्योति, आपको तो हम स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं, लेकिन जो कुछ दिलीप कैद कर रहे थे, मैं चाहती हूं पहले दिलीप से बात हो जाए। दिलीप, क्या देखा आपने? दिलीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैम, हम लोग नॉर्मली वहाँ जनपथ चौराहे पर थे, राजीव चौक के अंदर। हाँ। राजीव चौक से इंदिरा चौक की तरफ जनपथ चौराहे पर थे। नॉर्मल 2013 से ये प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ, तो सैकड़ों प्रोटेस्ट मैंने कवर किए होंगे। नॉर्मली क्या होता है, 10, 20, 50 फीट तक लोग फॉलो करते हैं। समटाइम उनको नाराज़गी व्यक्त करनी होती तो वो नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं, गोदी मीडिया भी बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आज कुछ अनोखा हुआ। उन्होंने किया क्या कि हमें कम से कम 300 मीटर के आसपास फॉलो किया, और बीच में तो कई बार ऐसा गाड़ियों के बीच से निकलना पड़ा। तो उन्होंने मुझे, मेरे और ज्योति जी के बीच में अटक गए वो लोग, ताकि मैं उन तक पहुंच ना पाऊं। मुझे रोकने की पूरी कोशिश की गई,
और उसके बाद जब हम लोग लास्ट में हमें लगा कि हमने अपना काम ख़त्म कर दिया, तो हम एक एटीएम में चले गए ताकि थोड़ी सी ठंडक मिल जाए हमें। उसके बाद उन लोगों ने हमें बाहर से ब्लॉक कर लिया और उसके तकरीबन हम 2-2.5 घंटे के बाद जब एटीएम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब भी उन लोगों ने हमें एकदम से अटैक करने की कोशिश करी। ये मुझे पहली बार एक्सपीरियंस हुआ 2013 के बाद। अब तो ये चारों तरफ से आपको घेर कर तरह तरह की चीज़ें, और आप कह रहे हैं कि ये कोई बहुत अजीब नहीं है, पहले भी इस तरीके से इंटिमिडेट करने की कोशिश हुई है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता था। आप कह रहे हैं आज फ़र्क पड़ा, क्यों? आज फ़र्क ये पड़ा क्योंकि हम लोग जब एटीएम के अंदर बैठे हुए थे थोड़ी देर के लिए, मुझे लगा मैं अपनी फीड भेज दूं जो भी मैंने अब तक किया है, पर वो लोग वहाँ से हट के राजी नहीं। तकरीबन 2.5 घंटे तक हमें फॉलो किया गया वहाँ पर। उसके बाद भी पुलिस का फोर्स आता है, उसके साथ हम लोग बाहर निकल पाते हैं, अदरवाइज़ वो हमें ब्लॉक करके बैठे थे। और निकलते ही मुझे तो लगा शायद मेरे सर के ऊपर पीछे से किसी ने ईंट मारी है, और वो ईंट के बदले 1 लीटर की वाटर बॉटल थी पूरी। और सेम ज्योति जी के हाथ भी, उनके सर पे भी बॉटल पड़ी है शायद। ज्योति को तो हम देख रहे हैं, बहुत मतलब ज्योति, हैट्स ऑफ टू यू, सल्यूट टू यू लेडी। अगर आप उस भीड़ के आगे, वो एक एक सेंटेंस हमने सुना है, और हम तो यहाँ न्यूज़ रूम में थे और हम परेशान हो रहे थे कि आपने उस चीज़ को कैसे झेला होगा। और उस वक्त एक शिकन तक अपने माथे पर आपने नहीं आने दी, पर एक महिला होने के नाते यहाँ भावना भी है, वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि जब एक महिला चारों तरफ से एक भीड़ के बीच में अपने आप को फंसा महसूस करती है, तो वो किन किन चीज़ों से उस वक्त गुजर रही होती है। 10 तरीके की चीज़ें आपके जहन में आ रही होती है, बट यू स्टूड योर ग्राउंड, करेज दिखाते हुए आपने उन सबको आंखों में आंखें डालकर बताया कि आप किस माँ की बेटी है। सल्यूट टू यू। लेकिन फिर भी मुझे ये बात समझनी है, ऐसा आपने क्या कर दिया कि भीड़ इतना गुस्सा कर गई? ऐसी कौन सी बात आपने कह दी, क्या ऐसा कह दिया आपने या कर दिया कि सब के सब आकर आपके ऊपर इस तरीके से हमलावर हो गए? बिल्कुल रुबिका, देखिए सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि बिना पक्षपात के सवाल उठाने की कोशिश। हमें पता चला कि राजीव चौक के पास बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो नारेबाजी कर रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां मीडिया नहीं है, उनकी आवाज उठाने के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर मैं अपने कैमरामैन के साथ अपनी गाड़ी दूर, चूंकि आज हर तरफ बैरिकेडिंग थी, पार्क करके 1-1.5 बजे के करीब उनके बीच पहुंचती हूँ कि चलिए हम इनकी आवाज उठाकर यहाँ का पहलू टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाएंगे। तो जो पहली तस्वीर मैंने देखी कि सड़क, वहां पर जो चौराहा है वहां लंबा जाम लगा हुआ है और कुछ कारों के आगे प्रोटेस्टर्स लेटे हुए हैं। तो एज अ पत्रकार ऑफ कोर्स मैंने जानने की कोशिश की कि ये गाड़ियों के नीचे क्यों लेट गए हैं। तो फिर पता चला कि शायद वो रास्ता ब्लॉक करना चाह रहे थे, और सिर्फ पहले मैंने प्रोटेस्टर्स से ये सवाल पूछा कि आपकी क्या मांगे हैं, इतनी नाराजगी क्यों? ये सवाल था रुबिका, जिसकी वजह से आज मेरी टीम का, हमारे कैमरामैन का ये हश्र हुआ। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें उन्हें कौन सी गोदी मीडिया नजर आई। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर उन पर हमला हो जाता है तो वो किसी के घर की बेटी है, बहू है और माँ है, लेकिन अगर हम पर हमला हो जाता है तो उनकी नजर में हम सिर्फ गोदी मीडिया है। उनकी नजर में एक महिला को लिंचिंग अगर वो कर देते हैं तो मैं किसी की बेटी नहीं, मैं किसी की बहू नहीं, मैं किसी की पत्नी नहीं। मेरा भी 1 साल का छोटा बच्चा है जिसे मैं दिन भर घर पर छोड़कर इस रिपोर्टिंग में लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी ये फीड कंप्लीट करूं, स्टोरी कंप्लीट करूं और अपने घर जाऊं। लेकिन जितना मैं ये जल्दी करने की कोशिश में थी, उतना ही इन लोगों ने यहां हमारे साथ ज्यादती की। हालांकि अब ये तस्वीर में देख रही हूं तो मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि हमारे साथ वाकई इतना कुछ हो गया, क्योंकि उस पॉइंट पे ये सब कुछ एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं आपको बताती हूँ रुबिका, अपने इस 17-18 साल के करियर में हमने अन्ना आंदोलन कवर किया, हमने हाल फिलहाल में किसान आंदोलन कवर किया और कई छोटे मोटे आंदोलनों में हम अक्सर फील्ड पर जाते हैं। लेकिन आज का दिन मेरे पत्रकारिता के करियर में एक ब्लैक डे रहने वाला है। ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, इन्हें मैं, आई एम सॉरी टू से, मैं स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे इनमें कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा या स्टूडेंट नजर नहीं आया। ये पूरी तरीके से एक एजेंडा बेस्ड प्रोटेस्ट दिख रहा था, जिसमें हमारे चैनल का माइक आईडी या मुझे देखकर इन्होंने ये क्या कह रहे थे, ये क्या कह रहे थे, क्या शिकायत थी इनकी? मुझे कुछ तो चेहरे एकदम, मैं बार बार देख रही हूँ, वो बार बार फ्रेम में आ रहे हैं। अगर आप एक पॉइंट पर हैं, फिर उस पॉइंट से हट के दूसरे पॉइंट पर जा रही है। कई ऐसे चेहरे जो एकदम दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये
आपका पीछा कर रहे थे, दे वर वेटिंग फॉर यू फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। कौन थे ये लोग? तो ये जो भीड़ है, क्योंकि इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, तो इसीलिए इन्होंने लगभग 4 से 5 घंटे मुझे परेशान किया। 1-1:30 बजे मैंने वहां से रिपोर्टिंग शुरू की और शाम 6:30 बजे वहां के डीसीपी ने हमारा रेस्क्यू किया और पुलिस टीम पर और हमारे साथ जो आईपीएस थे उन पर भी इन्होंने पत्थर फेंका, हमला किया। अब दिक्कत ये थी कि जब मैंने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और उस हल्ले में, शोरगुल में मुझे मालूम था कि मुझे कुछ भी वहां से ठोस कंटेंट मिलेगा नहीं, मैं इनसे बातचीत इस परिस्थिति में कर नहीं पाऊंगी। तो वहां जो कार थी और लाइन में जो ट्रैफिक रुका था, उसमें एक परिवार बुलंदशहर से आया था जिसमें 2 छोटी-छोटी बच्चियां थी और उसकी बुजुर्ग मां थी। वो शख्स मुझसे अपनी आपबीती बताने लगा कि मैम हम 5 घंटे से यहाँ फंसे हैं, मैं बुलंदशहर से दिल्ली आया हूँ कि मैं इन्हें अस्पताल ले जा सकूं, अब आप बताइए मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। मेरी नजर में आज आंदोलन की ये भी एक तस्वीर थी, ये भी एक कहानी थी और चूंकि सिर्फ मैंने परेशान हो रहे लोगों का पक्ष जान लिया तो बस आंदोलनकारियों को ये रास नहीं आया। पॉइंट कर करके ऐसे कुछ उंगली दिखा के आपको कुछ कर रहे हैं। हाँ, फिर ये भी दिख रहा है कुछ लोग जो हैं वो भीड़ को पीछे धकेल रहे हैं, कुछ लोग सीटी बजा रहे हैं, कुछ लोग कैमरा ऑन करके और आप पर तरह तरह की फप्तियां कस रहे हैं। ये उंगली दिखा कर ये क्या कह रहे थे? धमकी दे रहे थे। ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि मैं डर जाऊंगी, वहां से हट जाऊंगी। इनकी गाली गलौच से भी मैं जब नहीं डरी, मैंने अपना कैमरा ऑन किया तो सामने से आप देखिए तस्वीरों में ये सब अपना अपना सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आधे से ज्यादा जो थे, जिन्हें ये भीड़, जिन्हें ये सो कॉल्ड स्टूडेंट्स असली पत्रकार कह रहे थे, वो वहां पर अपना कैमरा ऑन करके मेरी रिकॉर्डिंग करने लगे। तो मैंने भी उनसे वही सवाल पूछा कि अगर आप चाहते हैं हम आपकी आवाज उठाएं तो आप हमें बोलने का मौका नहीं देंगे। इतने में उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की। हमें उस एटीएम में लगभग 1.5-2 घंटे कैद रहना पड़ा। इसके बाद मैं वो एटीएम वाले पूरे किस्से को समझना चाहती हूँ, क्योंकि वहां भी मुझे लगता है आपको 2-2.5 घंटे लगे। पहले तो आप एटीएम में गई, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर खुद आते हैं, वो अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, वो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ भावना भी जुड़ी हुई है। भावना, आज आपके साथ क्या हुआ? बिल्कुल रूबिका, सुबह जब हम लोग लाइव पर थे तो मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से लगातार हमारी रिपोर्टिंग के दौरान हमें जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हमारी वीडियो बना रहे हैं और ये देख रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए इनकी रिपोर्टिंग सही है या नहीं। अब आप सोचिए कि हम रिपोर्टर्स स्पॉट पर जो घटना होता है, जो एक्चुअल में तस्वीर होती है उसे ही दिखाते हैं, अलग से कोई कहानी नहीं होती। और ऐसे में लगातार हमारे वीडियोस बनाए जा रहे थे। जब हम जंतर मंतर पर पहुंचे तो हमें घेर लिया गया, गोदी मीडिया लगातार कहा गया, मारने की कोशिश की गई और इतना दबाव बनाया गया कि वहां पर रहना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि ये हमारी जान के साथ भी एक खतरा हो सकता था। अगर आप मानिए कि आप रिपोर्टिंग करें और आपको 25-30 वहां पर मौजूद नौजवान घेर ले और लगातार आपको मारने की कोशिश करें, आपके ऊपर बोतलें फेंके, आपके पैर पर वो जूते से चढ़े, तो सोचिए आपके लिए कितना ज्यादा ये मुश्किल होगा। मेरे बहुत सारे दूसरे चैनल की भी महिला पत्रकार थी जिन्हें मारा पीटा भी गया है और वो वहां से रोते बिलखते हुए जंतर मंतर से निकली है और वहां से अपनी जान बचाकर भागी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे साथ, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आज जिस तरह का प्रोटेस्ट था, हम आपको बता देते हैं कि इस प्रोटेस्ट में कई सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये प्रोटेस्ट किस चीज के लिए हो रहा है, नीट के लिए हो रहा है या आगे बच्चों के भविष्य के लिए हो रहा है। वो केवल माहौल को खराब कर रहे थे। तो रूबिका, इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये जो तादाद थी वो कहां से आई थी, क्यों आई थी, क्या प्लानिंग करके आई थी, उन्हें किसने भेजा था, ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर आज जिस तरह का माहौल बना है हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 13 साल के करियर में हमने ना जाने कितने प्रोटेस्ट कवर किए होंगे। किसान आंदोलन हो, सीए एनआरसी हो, छात्रों का कई बार प्रदर्शन होता है कई मुद्दों को लेकर, लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार पर महिला पत्रकारों के साथ खास तौर पर नहीं किया गया। महिला पत्रकार क्या, पुरुष पत्रकारों को भी आपको कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है कि किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। क्यों बार बार ये कहा जाता है गोदी मीडिया है आप? हम जब आपकी बात ही कैमरे पे दिखा रहे हैं, अलग से तो कोई कहानी हम वहां पर बना नहीं रहे, जो आप बोल रहे हैं वही हम लाइव और टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो उनको इस तरह की क्यों परेशानी है? और जिस तरह की हरकतें हो रही थी, गंदी गालियां दी जा रही थी, आपको ये लग रहा है कि प्री कंसीव नोशन के साथ ये भीड़ आपको अटैक कर रही थी? इनके जहन में पहले से आप लोगों के लिए एक इमेज बना दी गई थी, ये बता दिया गया था कि माइक अगर हाथ में है तो इसका मतलब इनको अटैक करना है, या वो सेल्फी वाली स्टिक है तो मतलब ये सच्चा अच्छा पत्रकार है, लेकिन अगर इसके हाथ में माइक है तो फिर टूट पड़ो, कूदो इसके ऊपर।
बिल्कुल बिल्कुल रूपिका, हमारे हाथ में माइक था, उन्होंने बाकायदा माइक काफी क्लोजली चेक किया। अच्छा, ये नवभारत है, ये टाइम्स का ग्रुप है, तो ये गोदी मीडिया है, इन्हें टारगेट किया जाए। वो चेक कर रहे थे प्रॉपर, वो आपकी एक एक बातें सुन रहे थे, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। वहां पर अधिकतर लोग, चाहे मैं संसद मार्ग पे चली ये जाऊं, चाहे छात्र मैं थे? जनपथ पे, ये कौन थे? ये छात्र थे? ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार रूपिका यही चीज कह रही हूँ कि इस भीड़ में ये पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि वो छात्र हैं या कहीं से बुलाए हुए गुंडे हैं जो माहौल को खराब कर रहे थे, लड़कियों को परेशान कर रहे थे, महिला पत्रकारों को छेड़ रहे थे, उन्हें मारने की कोशिश कर पर रहे हम थे। भी जानते हैं कि नीट के छात्र जो होते हैं वो, आप उनके साथ लॉजिक पर डिस्कशन कीजिए, क्या बढ़िया बातें करते हैं। नीट के वो तमाम छात्र जो गुस्से में हैं, हमने तो उनका गुस्सा देखा है, भावना आपने भी देखा होगा और ज्योति ने भी देखा होगा। हमने स्टूडियो में हम मुलाकात कर चुके हैं, हम लोग बाहर गए हैं। उन लोगों के तर्क कितने मजबूत होते हैं। वो आपा खोने वाले स्टूडेंट्स नहीं, जबकि उनका तो सब कुछ दांव पर लग गया था। हमने उनके माँ बापों से भी बात की है, हमने उन बच्चों से भी बात की। हो सकता है 25 के 25 लाख बच्चों से बात नहीं की हो, लेकिन उनमें से जितने भी बच्चों से बात की है, हमें पता है कि उनका संयम क्या है। हमें पता है कि वो किस तरीके से अपनी बात को, अपने गुस्से को, अपने शिकायतों को सामने रखते हैं। लेकिन जब एक साथ इस तरीके की भीड़, वो ज्योति वाले केस में, आप वाले केस में जो नजर आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं ये कौन लोग हैं। एक चीज यहीं पे आपके इस पॉइंट से जुड़ा रूपिका ऐड करना चाहती हूँ। जिस प्री कंसीव्ड नोशन का आप जिक्र कर रही है ना, हमारा सवाल तक उन्होंने नहीं सुना। इससे पहले कि क्वेश्चन कंप्लीट हो पाता, गाली गलौज शुरू, गोदी मीडिया के नारे शुरू, बेकाऊ, चोर, फलाना ढिमकाना के नारे शुरू। आप ये भी नहीं देख रहे कि सामने एक महिला पत्रकार है। अगर आप खुद को शिक्षित वर्ग से समझते हैं, हमारे सवालों का जवाब भी सिर्फ गाली गलौज थी। आप वो वीडियो अगर देख रही होंगी, प्री कंसीव्ड नोशन यहाँ पर इनका हमें लेकर इतना ज्यादा था कि सिर्फ हमें आज उन्होंने किसी तरीके से इस भीड़ में जिंदा छोड़ दिया है। भला हो दिल्ली पुलिस का, वरना मुझे नहीं लगता कि हम इस कंडीशन में आपके सामने बैठे होते। मतलब आप ये कह रहे हैं ज्योति के आपकी लिंचिंग भी हो सकती थी? बिल्कुल, लिंचिंग की पूरी कोशिश की गई है। आप इन तस्वीरों में देखिए, दिलीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं और जब हम जैसे तैसे शाम को कैब में बैठे तो दिलीप जी, जो कि हमेशा सरकार से सवाल उठाने वाले वीडियो जर्नलिस्ट में से हैं, वो आज कहते हैं कि मैम मैंने सोचा था कि ये तो वाकई आंदोलन कर रहे हैं ये छात्र, लेकिन मैंने अपने करियर में ऐसा आंदोलन नहीं देखा। ये उनका स्टेटमेंट था। वो कहते हैं कि मैंने इतने सारे आंदोलन देखे, ये कैसा आंदोलन है। ये लोग हमें फॉलो करते करते, हम अगर लगभग 1-1.5 किलोमीटर सवाल पूछते पूछते पैदल गाड़ियों के बीच से होते हुए आगे गए हैं, तो ये पूरा प्रोटेस्ट उन गाड़ियों के बीच से होते हुए हमारे साथ साथ आगे आया है राजीव चौक से कनॉट प्लेस की तरफ। और फिर सोचिए हम एटीएम गए हैं, तो जो शुरू में भीड़ दिख रही है वो शाम तक नजर आ रही है। ये इनका एजेंडा नहीं था तो क्या था? दिलीप जी, आपने तो बहुत सारे आंदोलन कवर किए होंगे, बहुत सारे आक्रोशित आंदोलनकारी देखे होंगे, बहुत गुस्से में आपने युवाओं का खून तो वैसे भी उबाल पर होता है, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन ये कैसा उबाल कि आप महिलाओं के साथ बदसलूकी कर दें, तरह तरह के नाम पुकारें, गंदी भद्दी टिप्पणी और गालियां दें? मैम, प्रोटेस्ट तो बहुत देखे, पर आज का प्रोटेस्ट कुछ एक अनोखा रंग लिया हुआ था। मुझे लगा नहीं कि ये लोग वो प्रोटेस्ट है जिसमें ये लोग स्टार्टिंग से बैठे थे, वो लोग हैं ही नहीं ये लोग। ये आज का कोई स्पेशल ब्रिगेड था जो पब्लिक के बीच में डाला गया है। ये वो प्रोटेस्ट नहीं है जो जंतर मंतर पे चल रहा था। आपने बात करने की कोशिश की इनको, क्योंकि मुझे पता है अक्सर जब महिला रिपोर्टर्स के साथ कैमरा पर्सन होते हैं तो वो हमेशा बीच बचाव करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, भाई क्या है, रुको आराम से, इत्मीनान से। आपने भी ये किया ही होगा, मुझे पूरा यकीन। मैम, मुझे तो ब्लॉक करके उनसे दूर किया गया बीच में। मैं उनके पास ना जा पाऊं, ज्योति जी के पास, मुझे गाड़ियों के बीच में ब्लॉक किया गया ताकि मैं उन तक पहुंच ना पाऊं। और फिर आप लोग किसी तरीके से जान बचाकर एक एटीएम में पहुंचे। हाँ दिलीप जी? जी नहीं जान, हाँ बिल्कुल। जब हम लोग मतलब हमें लगा हमारे एंड पे हमारी रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है और लोगों ने उस टाइम कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ भी दिया था, तो हम लोग एक एटीएम में चले गए ताकि थोड़ा सा आराम से मैं अपनी फीड ऊपर यहाँ अपलोड कर दूँ। पर मैंने देखा कि वो लोग कंटिन्यू एटीएम का पूरा दरवाज़ा घेर के खड़े हो गए। उसके बाद बैंक मैनेजर को थोड़ा जब दिक्कत लगी तो उन्होंने हमें अपने अंदर बैंक ब्रांच में बुला लिया
और उसके बाद भी ब्रांच को भी उन लोगों ने क्या किया, लास्ट में कुछ देर के बाद, आधा पौने घंटे के बाद उन्होंने ब्रांच का शटर बंद कर दिया नीचे पूरा, और ऊपर से कुंडी लगा दी बाहर से। ये पहली बार देखा मैंने, इतनी नाराजगी। ये तो हम भी पहली मर्तबा देख रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके की बातें करना। आप मतलब तर्क पर आइए, जितना तार्किक तरीके से आप बात रख सकते हैं। सवाल भी आपको अगर लग रहा है कि ठीक नहीं है तो उन सवालों के जवाब ठीक करते हुए आप दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप जब अटैक मोड में आ जाएंगे। ज्योति, मुझे पता है कि आप सुबह से वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और मेरे बाकी सहयोगी भी। मैं एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को, खासकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? हालांकि पूरा दिन वो कहाँ थे किसी को नज़र नहीं आया। एक ट्रक में कहीं दिखाई दिए, एक किसी फुटओवर ब्रिज पर चलते हुए दिखाई दिए, 2 जेपी नड्डा जी के पास पहुंच गए बातचीत करने के लिए। लेकिन उनसे अगर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? एक चीज़ इसमें बस ऐड में ही करना चाहती हूँ रुबिका जी। आपने सुना होगा जब दिलीप जी ने बोला, इन लोगों की बदतमीजी की इंतहा इतनी पार हो गई थी कि एक तो फीमेल जर्नलिस्ट को इन लोगों ने अपने कैमरामैन से काटा ताकि वो मुझ पर भारी पड़ सके। दिलीप जी को भीड़ में इन लोगों ने दबा लिया और फिर मुझ पर हावी होने की कोशिश की। मैं काफ़ी दूर तक जब ट्रैफिक के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ी, मैंने देखा कैमरामैन नहीं दिख रहे हैं, तो फ़ोन से वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड चाहिए था। और फिर मैंने उस भीड़ से बचने के लिए ATM का रुख किया, क्योंकि काफ़ी सारे शॉप्स का शटर हाफ डाउन था, तो मैं उसमें नहीं जा सकती थी। ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तब मुझे ATM दिखा जिसमें शटर नहीं था, कांच का डोर था, तो मैं उसको खोलकर जा पाई, और बाहर गार्ड था, थैंकफुली उसने इन लोगों को रोका। उसके 2-4 मिनट बाद दिलीप जी को लगा कि शायद अब हमारी शूटिंग हो गई, वो मुझे भीड़ में दिखे और फिर उन्होंने मुझे ATM में ज्वाइन किया। उसके काफ़ी देर बाद बैंक मैनेजर हमें अंदर बैंक में ले गए, अंदर बिठाया, और फिर उन्होंने भी तब तक पुलिस बुलाई थी, हमने भी PCR का सहारा लिया। अब रही बात ये बैंक ATM वाला जो इंसिडेंट है, मैं क्लैरिफाई कर रही थी। मेरा एक मैसेज आज के प्रोटेस्टर्स से, इन स्टूडेंट्स से, मेरी पूरी सिंपैथी, पूरी एम्पैथी इनके साथ थी। लेकिन आप चाहे मुझे गोदी मीडिया बोलिए या मोदी मीडिया बोलिए, कुछ भी बोलिए, मुझे नहीं लगता आज के बाद मुझे इस स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं उस आंदोलन के बीच में जाकर असली पत्रकारिता की कोशिश करके वापस लौटी हूँ, और दिन भर जो कुछ मैंने झेला है, ये मुझे नहीं लगता एज अ फीमेल और एज अ जर्नलिस्ट मैं कभी भूल पाऊंगी। आप कहते हैं कि नेशनल मीडिया आता क्यों नहीं है? नेशनल मीडिया गया तो आपने उसका क्या हश्र किया? आपने देखा ये तस्वीरें, आप देखिए जगह जगह से जो आ रही हैं, आप इसे पीसफुल प्रोटेस्ट कह रहे हैं। ये कहां से पीसफुल प्रोटेस्ट नजर आ रहा है कि हमारी आवाज सुनने से पहले आप 24 घंटे, मतलब अगर सुबह से रात तक इनका प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हल्ला, हंगामा, हूटिंग, नारेबाजी। ये गुंडे थे, और मुझे नहीं लगता इसमें पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड भी अगर मैं अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी तो जो मुझे लोग ओवरहियर कर रहे थे, सुन रहे थे ना, वो भी 4 गाड़ी देकर जा रहे थे, और वो पढ़ी लिखी जमात थी। वो मुझे लगता है कि ये अलग अलग तमाम जो एंटी नेशनलिस्ट फोर्स से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज इकट्ठा हुए थे। और जब आप सवाल उठाते हैं कि नेशनल मीडिया कहाँ है, नेशनल मीडिया यहाँ था। आप देखिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर आप नेशनल मीडिया के साथ, आप एक महिला पत्रकार के साथ क्या कर रहे हैं? आप दिखाइए हमारे रिकॉर्ड में जब दिखाना आज बहुत जरूरी था। ज्योति, ना उठाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू। आपके करेज को एक बार फिर से सलाम। भावना, आपके करेज को सलाम। और हम सब के बीच सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप अवस्थी भी बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि ऐसा रंग कभी भी नहीं देखा है। बट बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, भावना, मैं चाहती हूँ एक मैसेज आपकी तरफ से भी। आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो आपको अब्यूजेस हर्ल कर रहे थे, जो आपको तरह तरह की बातें बुला रहे थे, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ग्राउंड पर चीज़ें बता रही थी जैसी हो रही थी? वो चाह क्या रहे थे आपसे? क्या बताती तो वो खुश हो जाते? देखिए रूबिका, अगर पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड देखा जाए मेरे असाइनमेंट का और मेरी रिपोर्टिंग का, तो मैंने नीट के कितने सारे छात्रों की परेशानियां जो है उनके रिजल्ट से लेकर, जब अगर बात करें जब पेपर लीक हुआ, उनके एग्जाम्स होने थे, रीनीट की परीक्षा होनी थी, हम हर वो खबर दिखा रहे थे, मैं बच्चों तक पहुंच रही थी। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और ऐसे में परेशानी जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन मैं इस पे यही मैसेज देना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने पीसफुल प्रोटेस्ट का वादा किया था, वो तस्वीर बिल्कुल भी नहीं थी। आप खुद
खुद नजर नहीं आ रहे थे, आप गायब थे, आप लापता थे। तो ये आखिर ये कौन लोग थे जो माहौल को खराब कर रहे थे? कोशिश करिए कि आगे इस तरह की परेशानी जो है, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अगर आगे प्रदर्शन करते तो ऐसी परेशानियां आम लोगों को ना हो पाए। और साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट हम जैसे लोग जो जाते हैं, हमें ये बोलकर परेशान ना किया जाए कि हम गोदी मीडिया है और मोदी मीडिया और हम उनके लिए काम करते हैं और हम एक्चुअल जो खबर है वो नहीं दिखाते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आगे से वो इस चीज को समझे। और छात्रों की जो परेशानी है, वाकई जो जिस चीजों से वो नीट की बाद परीक्षाओं के बाद वो जूझ रहे हैं, मेंटल प्रेशर से जूझ रहे हैं, उनको समझते हुए जो एक्चुअल चीजें हैं वो दिखाई जाए, ना कि हम जैसे लोगों को परेशान किया जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच। आप वहाँ डटी रही भावना। थैंक यू सो मच दिलीप जी, आप भी वहाँ पर डटे रहे। और चाहे कोई कुछ भी कह दे, आप जब आईने में अपना चेहरा देखते हैं और दिन भर मेहनत करने के बाद जब आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि तुमने बहुत ईमानदारी से काम किया, तो कोई इकोसिस्टम आके कुछ कर दे, हम जानते हैं, हम टाइम्स नाउ नव भारत के कर्मचारी हैं, हम वो जर्नलिस्ट हैं जो अपने काम से हटने वाले नहीं हैं, पीरियड। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका। तो अब सवाल यह है कि शिक्षा में सुधार के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें से निकल कर क्या आया? आंदोलन करने में कोई बुराई नहीं है और बुराई हो ही नहीं सकती है। यह देश तो आंदोलनकारियों का देश है। इस अभियान में शामिल राजनीति, समाज, शिक्षा से जुड़े लोगों ने देश के सामने क्या कोई मॉडल रखा? ये महत्वपूर्ण सवाल आज है। क्या बताया कि भारत में पेपर लीक रोकने का ये मॉडल होना चाहिए? मंच पर एक से बढ़कर एक मौजूद थे, एक से बढ़कर एक प्रोफेसर, एक से बढ़कर एक कलाकार, एक से बढ़कर एक सियासतदान। और बोलकर क्या गए? कौन सा रोड मैप रख के गए? कोई भगवान राम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, कोई भारत माता का मजाक उड़ा रहा है, कोई प्रधानमंत्री को गाली देने में व्यस्त है, कोई खाने के मेनू समझाने में लगा हुआ है और समझने में लगा हुआ है, किसी को कश्मीर में धारा 370 की वापसी चाहिए थी, किसी को भारत को नेपाल बनाने की जल्दी थी, किसी को संसद तोड़ने की जल्दी थी, किसी को सरकार गिराने की जल्दी थी। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने लगे, फिर उन पर अभद्र टिप्पणी करने लगे। शिक्षा के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन में क्या नहीं हुआ? इस तरह की बातें किसी आंदोलन में तब कही जाती है जब आंदोलन का उद्देश्य भटक जाता है, नहीं तो इतनी सतही बातें कौन करेगा बताइए। और जब उन बातों को हम उजागर करेंगे तो आप तरह तरह के नाम पुकारेंगे और आपको लगता है इससे हमें कोई फर्क पड़ जाएगा। जब आपके पास ठोस मुद्दा हो तो आप हर सांस में अपने उस मुद्दे पर बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं। हो सकता है इस आंदोलन में शामिल कुछ लोगों का उद्देश्य भारत में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना हो, और होनी भी चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई हमें जो है शंका नहीं है, कोई पसोपेश नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा हो ना सका। और संदेह तब और बढ़ जाता है जब बीते कुछ सालों में एक से चेहरे प्रदर्शन के मुख्य मंच पर दिख जाते हैं। जहां प्रदर्शन वहां हम, हर मंच पर ये पहुंच जाते हैं। एक ही पैटर्न, इनके भाषण का ढांचा भी बिल्कुल वैसा का वैसा, शब्द भी इधर उधर नहीं करते। और मैं अब आपको नाम गिनवाती हूं, खाली बातें नहीं करूंगी। इन नामों को सुनकर जब आप आंख बंद करेंगे तो हर प्रदर्शन में आपको इनकी तस्वीरें याद आ जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे डेजा वू है। आप डेजा वू समझते हैं ना? डेजा वू मतलब आपको लगता है अरे ये तो पहले हो चुका है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, बिल्कुल ये चीज जो है वो मेरे साथ, अब ये ऐसा बोल रहा है, अरे इसने तो पहले भी कहा था। उसे डेजा वू कहते हैं। वो आभास की ये पहले हो चुका है। और ये आंदोलन भी वैसा ही है, डेजा वू की तरह। अब आंख बंद कीजिए और मैं नाम कहती हूं, और उस नाम को कहीं और फिट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको यह नाम कहीं और फिट ना होता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि ये बात गलत है। ठीक है, बंद कीजिए आंखें। योगेंद्र यादव, खोल दीजिए आंखें।
कहां कहां नजर आया आपको? बीते कुछ सालों में सरकार विरोधी एक प्रदर्शन बता दीजिए जहां पर यह शख्स नजर ना आया। अरुंधति राय, भारत ही का खाकर भारत से कश्मीर को अलग करने की सोच रखने वाली यह मोहतरमा, एक प्रदर्शन बता दीजिए जहां ना दिखी हो। राकेश टिकैत, कहने को किसान नेता है, लेकिन आजकल छात्रों के मामले में भी बड़े जानकार हो गए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, स्वरा भास्कर, चंद्रशेखर, प्रशांत भूषण, वृंदा करात, डी राजा, शबाना आजमी, हन्नान मुल्ला, प्रकाश राज और 3 वामपंथी पार्टियों के ये छात्र संगठन AISF, SFI और आयसा। ये नाम सुनकर और जंतर मंतर पर प्रदर्शन को देखकर आपको सच में ऐसा नहीं लगा कि ये तो पहले भी हो चुका है? बिल्कुल ऐसी की ऐसी चीज, यही तरीका। कुछ एक चेहरे कुछ नए हो सकते हैं, कुछ मुखौटे नए हो सकते हैं। CAA से लेकर सोनम वांगचुक के आंदोलन तक ये सभी चेहरे हर आंदोलन में दिख जाते हैं। जैसे कोई शिक्षा का एक्सपर्ट होता है, कोई खेल का एक्सपर्ट होता है, कोई विदेश मामलों का एक्सपर्ट होता है, वैसे ये लोग आंदोलन के एक्सपर्ट हैं। जहां देखा आंदोलन वहां पहुंच गए हम। अब एक ही चेहरा जो CAA प्रोटेस्ट में दिखा, किसान आंदोलन में दिखा, अब सोनम वांगचुक के आंदोलन में भी दिख रहा है, CJP में भी दिखाई दे रहा है, उसे आप क्या कहेंगे, क्या अपेक्षा रखेंगे? मैं सवाल कर रही हूं कि वो किस मुद्दे की बात करेगा। उसका तो एक ही मुद्दा है ना, सरकार को गिरा दो, मोदी को हटा दो। और मैं तो कह रही हूं वो भी आप कर सकते हैं जब मुद्दा बहुत मजबूत हो। लेकिन आपका मुद्दा तो भारत माता होती है, आपका मुद्दा तो सीता के पति होते हैं। रटे रटाए एजेंडा, एक जैसे चेहरे, एक जैसे भाषण। आधुनिक भारत के इतिहास के 3 आंदोलन को मैं आपको याद दिलाती हूं। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़े नेताओं का एकमात्र एजेंडा था, भारत से अंग्रेजों को बाहर निकलना होगा। दूसरा, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन की शुरुआत तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ हुई थी। तीसरी, अन्ना आंदोलन, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बनाने की मांग को लेकर वो आंदोलन किया। भारत छोड़ो संपूर्ण क्रांति सफल हुई क्योंकि दोनों आंदोलन में आम जन जुड़े थे। अन्ना आंदोलन कुछ हद तक सफल हुआ। ऐसा नहीं था कि उस आंदोलन में जनता नहीं जुड़ी थी, लेकिन उस आंदोलन में निकले नेताओं ने लोगों को के भरोसे को तोड़कर जो कस्में खाई थी उनसे यू टर्न ले लिया। और आज वो ही चेहरे जो कह रहे थे हमें मौका तो दो, हम सूरत बदल कर रख देंगे, वही प्रदर्शन में दिख रहे हैं। उनका चेहरा जब आपके साथ दिखेगा, आपके मतलब वो तमाम लोग जो कह रहे हैं अब हम आ रहे हैं सड़कों पर, तो आंदोलन पर भरोसा रहेगा? बताइए। भारत की सोच में लोकतंत्र है। भारत वो देश है जिसकी पहचान अनशन, शांतिपूर्ण आंदोलन रही है। अनशन का मतलब ही होता है संयम, अनशन का मतलब ही होता है शिष्टाचार। जब आप अपनी भूख को बर्दाश्त करते हैं, उससे बड़ा संयम बताइए क्या हो सकता है। लेकिन उस अनशन के अंत में जब पुलिस पर पथराव की तस्वीरें आ जाए, टूटी गाड़ियां दिख जाए, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता दिखाई दे जाए, तो आंदोलन की अकाल मृत्यु उसी वक्त हो जाती है। इसके लिए जिम्मेदार वही किरदार है जो हर आंदोलन में अपना एजेंडा लेकर पहुंच जाते हैं। आज संसद के बाहर भी सियासत गर्म रही। वैसे संसद के अंदर तो हंगामा चरम पर था ही। जंतर मंतर से संसद भवन तक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। विपक्ष ने सरकार को दूसरी तरफ घेरा हुआ था। सरकार ने विपक्ष पर पलटवार किया। नतीजा यह निकला कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में काम ठप हो गया। लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर पूरे दिन करीब 1 ही घंटा काम हो सका।
बाकी समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। खुद सुनिए। संसद की मर्यादा नहीं बन। मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का संसद की मर्यादा नहीं बनती है, क्या रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए उचित। अब सवाल यह है कि इससे नुकसान किसका हुआ? सबसे पहले देश का, क्योंकि संसद का हर मिनट जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। असर यह हुआ कि लोकसभा की कार्रवाई 7 बार स्थगित करनी पड़ी, सिर्फ 33 मिनट काम हो पाया। राज्यसभा को भी 6 बार स्थगित किया गया, काम कुल जमा 40 मिनट। यानी दोनों सदनों की कार्रवाई होनी तो चाहिए थी 12 घंटे, लेकिन चली कितनी? सिर्फ 73 मिनट, यानी 1 घंटा 13 मिनट। बाकी 287 मिनट यानी करीब करीब पौने 5 घंटे हंगामे की वजह से संसद ठप। और इन 287 मिनट जब संसद नहीं चली तो देश को पता है कितना नुकसान हुआ? 7,17,50,000 रुपए का। और इसके जिम्मेदार कौन? सरकार भी और विपक्ष भी। उधर आंदोलन के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर जो उपद्रव आज मचाया गया, उसकी स्क्रिप्ट 2 महीने पहले लिखी गई थी। 6 जून को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचे। 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन की शुरुआत की। 28 जून को सोनम वांगचुक ने सीजेपी के मंच पर अपना अनशन शुरू किया। 18 जुलाई को हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। आज 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अचानक विपक्ष के कई नेता सीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी, उनके सांसद तो जंतर मंतर तक विरोध मार्च निकाल रहे थे। मार्च की कमान संभाली थी डिंपल यादव ने। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी हल्के में छोड़ने के कतई मूड में नहीं दिखी। अखिलेश यादव ने कहा कि कल भी समाजवादी पार्टी लोकसभा में इस मामले को उठाएगी। और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आखिरकार पिछले इतने वर्षों से छात्र, नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। कुल मिलाकर सरकार को इस मसले पर जल्द से जल्द कोई ऐसा रास्ता निकालना था कि जो छात्र गुस्से में हैं, उन छात्रों का गुस्सा शांत हो सके। जेपी नड्डा आज मुलाकात करते हैं सीजेपी के 2 चेहरों के साथ, और उसके बाद ये पोस्ट करते हैं कि उनकी तरफ से कहा गया कि आपसे मुलाकात चाहते हैं, तो हमने उनकी 3 सूत्री जो मांग थी उसे सुना है। ये उस वक्त की तस्वीर। हालांकि ये तस्वीर जब दिख रही थी तो एक सवाल ये भी उठ रहा था कि वो 2 जो चेहरे आपको सौरभ दास और आशुतोष रांका में दिखाई दे रहे हैं, क्या इन लोगों ने विपक्ष के वॉइड को भर दिया है? क्योंकि जो आंदोलन विपक्ष को करना चाहिए था, वो आंदोलन सीजेपी के नाम पर हो रहा है। और जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, उनसे जब पूछा गया आज के आंदोलन के बारे में, छात्रों के बारे में, तो जो पहली चीज उनके मुख से निकली वो था नो कमेंट्स। आज कोई कमेंट नहीं इस पर। और अभी कल देखना है कि सूरज जब उगता है तो कौन से और नई तस्वीरों को और सवालों को उठाता है। न्यूज की पाठशाला में अब वो सेगमेंट जहां हम आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम नहीं, जो आपके अगल बगल हो रहा है, दिख रहा है, वैसी चीजें।
आपने सोचा है कभी कि एक मूर्ति बढ़ने लगे? एक ऐसा मंदिर है जहां गणपति बप्पा की मूर्ति का आकार हर साल अपने आप बढ़ता जा रहा है और इस कदर बढ़ रहा है कि भगवान का चांदी का कवच छोटा पड़ रहा है। ये चमत्कारी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बाहुदा नदी है, उसके ठीक बीचों बीच मौजूद है। इसे कनिपकम विनायक मंदिर कहते हैं। यहाँ बप्पा की एक प्राचीन मूर्ति है, अपने आप प्रकट हुई मूर्ति जो विराजमान है। सालों पहले एक श्रद्धालु ने बप्पा के लिए एक सुंदर चांदी का कवच बनाया था। उस समय वो कवच मूर्ति पर बिल्कुल फिट बैठता था। समय बीतने के साथ बप्पा की मूर्ति चारों तरफ से फैलने लगी और आज स्थिति यह है कि पुराना कवच छोटा पड़ रहा है। वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने भी इस पर खोज की और पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार मूर्ति का साइज बढ़ कैसे रहा है और किस वजह से। क्या किसी केमिकल रिएक्शन या मौसम में बदलाव की वजह से मूर्ति अपना आकार बदल रही है? टेस्टिंग के लिए सारी की सारी जो चीजें चाहिए थी वो लैब में उपलब्ध करा दी गई है। अभी कुछ चीज सामने आई नहीं है और वैज्ञानिकों को इस बात का जवाब मिल ही नहीं पा रहा कि मूर्ति का आकार आखिरकार बढ़ क्यों रहा है। कनिपकम विनायक का ये मंदिर आज भी दुनिया के लिए एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसे देखकर लोग बस यही कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया। चलिए भाई, न्यूज की पाठशाला में आज मुझे इजाजत दीजिए। इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 8:50 पर। कहाँ? न्यूज की पाठशाला में। नमस्कार।